तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने प्रजामंडल चल रहा था और आज की क्लास में अपन प्रजामंडल को कंप्लीट कर देंगे। तो अपना अगला जो प्रजामंडल है उसका नाम है सुरवी प्रजामंडल। सुरवी प्रजामंडल की पहले स्थापना 1934 में बंबई के अंदर की गई थी। कुछ नवयुवक थे, उन्होंने कहा कि हम भी सुरवी प्रजामंडल की स्थापना करेंगे। कहां पर करोगे भी? बोला बंबई के अंदर जाकर करेंगे क्या। लेकिन बंबई में प्रजामंडल की स्थापना की गई, ज्यादा सफल नहीं हुआ। उसके बाद में 1939 के अंदर गोकुल भाई भट्ट, जो वहां के स्थानीय नेता थे, उन्होंने सुरवी प्रजामंडल की स्थापना की सुरवी के अंदर 1939 के अंदर। और सरकार के सामने मांग रखी कि आप सुरवी के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना करो, जनता को अधिकार दो क्या। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1933 में बंबई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई थी। 1934 में सिरोही के कुछ युवकों ने बंबई में जाकर प्रजामंडल की स्थापना की, लेकिन यह प्रजामंडल ज्यादा सफल नहीं हुआ था। गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। अपने को यही ध्यान रखना है। इससे पहले 1934 में बंबई के अंदर कुछ युवकों ने मिलकर प्रजामंडल गठन का प्रयास किया था, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हुआ था। तो वास्तव में सूर्य प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1939 में होती है। किसके द्वारा की जाती है? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की जाती है। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सूर्य प्रजामंडल की भी सभा हो रही थी। इसमें गोकुल भाई भट्ट बैठे हुए थे, खूब सारे कार्यकर्ता आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे कि हमें किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है। तो सरकार ने गोकुल भाई भट्ट को पकड़कर जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र आता था जिसका नाम था हरिजन सेवक। महात्मा गांधी का खुद का समाचार पत्र आता था। उन्होंने अपने समाचार पत्र में इस बात की आलोचना की कि तुम राजस्थान की गांधी गोकुल भाई भट्ट को पकड़कर किस प्रकार से जेल में डाल सकते हो भाई। वो जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तुम्हारा कौन सा हक हुआ कि तुमने उनको पकड़ा जेल में डाल दिया क्या। अब जब महात्मा गांधी अपने अखबार में इस प्रकार से आवाज उठाएंगे तो सीधी सी बात है, बाद में कार्यकर्ताओं को छोड़ना ही था। बस अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सुरवी प्रजामंडल के नेतृत्व में सभा हो रही थी, सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समाचार पत्र में इसकी टिप्पणी की थी। एक थोड़ा सा बात और ध्यान रखना है, धर्मचंद सुराणा है वो भी सुरवी प्रजामंडल से संबंधित है। क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित है। ये आपके सामने धर्मचंद जी सुराणा की फोटो है। तो सुरवी प्रजामंडल की गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया था। सरकार ने इनको पकड़ा और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। बस अपने को ये ध्यान रखना है, धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित है? सुरवी प्रजामंडल से संबंधित है। ओके सर, चलो आगे भी। अगला जो प्रजामंडल है उसका नाम है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना अगस्त 1944 को भोगीलाल पांडे के द्वारा की गई थी। ये आपके सामने भोगीलाल जी पांडे की फोटो है। तो इनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। सर और कौन कौन सहयोगी थे इनके? शिवलाल जी कोटड़िया हैं, हरिदेव जोशी हैं और गौरी शंकर आचार्य हैं। ये आपके सामने शिवलाल जी कोटड़िया की फोटो है, हरिदेव जी जोशी की फोटो है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बाद में असम के राज्यपाल भी रहे थे ये। तो ये अपन पॉलिटी के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये मुख्य रूप से इनके सहयोगी थे भाई। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि डूंगरपुर प्रजामंडल से कौन सा नेता संबंधित है, कौन सा नहीं है। तो यहां से कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। जब प्रजामंडल चल रहे थे तो राजा महाराजों ने स्कूलों को बंद करा दिया, क्योंकि जनता जब शिक्षित हो जाएगी तब अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो जाएगी। इसलिए डूंगरपुर के अंदर भी आदेश निकाला गया कि ये जो तुम्हारी स्कूलें चल रही है ना, जिनके अंदर शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, इनको शिक्षित करने का काम करता है, तो ये स्कूलें तुम क्या कर दो, बंद कर दो क्या। पुनावाड़ा गांव में एक शिक्षक थे। डूंगरपुर के अंदर गांव है पुनावाड़ा गांव, वहां पर एक शिक्षक थे। इन शिक्षक का नाम था शिवराम जी भील। और वो इस प्रकार से स्कूल चला रहे थे भी, ऐ से अनार और आज से आम और ई से इमली ई से ईख सिखा रहे थे। बच्चों को क्या कर रहे थे, शिक्षित करने का काम कर रहे थे। आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा बड़ी जरूरी है। राजा की सेना को पता चला कि भाई साहब पुनावाड़ा गांव में शिवराम जी भील है, वो स्कूल चला रहे हैं। तो शिवराम जी भील को पकड़कर लाए और उनको कठोर यातनाएं दी गई। तो ये जो कांड है वो पुनावाड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है बस।
तो पुनावाड़ा कांड डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। मई 1947 में विद्यालय संचालित करने के अपराध में शिक्षक शिवराम भील को पुनावाड़ा गांव में क्या दी गई थी, यातनाएं दी गई थी कि आप इस प्रकार से बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते। क्या इसी प्रकार की एक और घटना है जिसका नाम है रास्तापाल हत्याकांड। ये थोड़ी सी बड़ी घटना है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में भी दो अध्यापक थे जो स्कूल चला रहे थे। अध्यापकों का नाम था सेंगा भाई और नाना भाई खाट। इस प्रकार से आपके सामने देख सकते हो, सेवा संघ पाठशाला चला रहे थे और कहां पर सर, रास्तापाल में। आप फोटो देखोगे ना तो यहां पर लिखा हुआ भी है रास्तापाल। तो अध्यापक स्कूल चला रहे थे जिनका नाम था सेंगा भाई और नाना भाई खाट। पुलिस इनके पास गई और बोली कि गुरुजी स्कूल के लगाओ ताला और चाबी हम ही दोगे। ये देख लो, पुलिस समझाने के लिए गई है। स्कूल बंद कराते हुए अंग्रेज जो उनके सिपाही, इन्होंने जाकर कहा कि आप इस प्रकार से स्कूल नहीं चला सकते, बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते। लेकिन दोनों अध्यापकों ने स्कूल बंद करने से मना कर दिया। पुलिस ने गोलियां चलाई और गोलियों के अंदर नाना भाई की मृत्यु हो गई। अच्छा, नाम नहीं लिखा गया, आगे नाम आ जाएगा, कोई बात नहीं। दो अध्यापक मैंने बताए थे, नाना भाई और सेंगा भाई। नाना भाई की तो मृत्यु हो गई। फिर बचे अपने सेंगा भाई। इनको रस्सी से बांधा और पुलिस के ट्रक से बांधकर इस प्रकार से इनको घसीटा जा रहा था। उसी गांव की एक 13 वर्षीय भील बालिका थी जिसका नाम था कालीबाई। कालीबाई घास काटकर अपने खेत से वापस आ रही थी तो उसने देखा, यार मेरे जो फेवरेट सर हैं उनको तो लंबा कर रखा है क्या। तो वो भागकर गई और उसने दराती से अपने गुरुजी की रस्सी को काट दिया। सेंगाबाई गुरुजी तो वहां से भाग गई, लेकिन पुलिस ने गोलियां चलाई और इसमें कालीबाई शहीद हो गई। ये देखो, पुलिस गोलियां चला रही है। इसलिए राजस्थान में शिक्षा का सबसे बड़ा पुरस्कार कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। वो भील बालिका थी जिसने अपने गुरुजी के प्राण बचा लिए। और आजकल की बालिका होती तो कहती कि मेरे गुरुजी को और लंबा घसीटोगा तभी पता चलेगा इनको क्या। ठीक है, तो ये वो बालिका थी जिसने अपने गुरु के प्राण बचाने के लिए खुद के प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसलिए हम शिक्षा का सबसे बड़ा पुरस्कार देते हैं। इनके नाम पर हम सकुटी योजना भी चला रहे हैं, कालीबाई सकुटी योजना। ओके, तो ये था रास्तापाल हत्याकांड। 19 जून 1947 की बात है भाई। रास्तापाल गांव है, इसमें विद्यालय के अध्यापक सेंगा भाई को रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था। ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि उनको समझाने के लिए आए थे और उन्होंने स्कूल बंद करने से मना कर दिया। तो ये घटना थी, उनको रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था। उसको बचाने नाना भाई घाट व 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई को गोली मारे दी गई। रास्तापाल में कालीबाई की स्मृति में क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। ये देख लो, इस प्रकार से कालीबाई की प्रतिमा भी है रास्तापाल गांव के अंदर। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो ये अपना डूंगरपुर प्रजामंडल है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। किसने स्थापना की थी, अमृतलाल पाइक और चुनीलाल प्रभाकर के द्वारा। बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 अमृतलाल पाइक और चुनीलाल प्रभाकर के द्वारा स्थापित है। या फोटो देख सकते हो, अमृतलाल जी पाइक की है। अगला जो अपना प्रजामंडल है उसका नाम है जैसलमेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना की गई थी 15 दिसंबर 1945 को। जैसलमेर रियासत में जन जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है सागरमल गोपा को। ये आप सामने फोटो देख सकते हो। अगर कोई जैसलमेर में सबसे पहले लोगों में जागृति लेकर आया था तो उनका नाम था सागरमल गोपा। सागरमल गोपा के बारे में हम क्रांतिकारियों में पढ़ेंगे, वहां पर मैं सारी की सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, बस अपने को थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। जैसलमेर प्रजामंडल के अंदर अगर जैसलमेर में सबसे पहले कोई लोगों में जागृति लेकर आए थे तो उनका नाम था सागरमल गोपा। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बीमार हो गए थे तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु जैसलमेर प्रजामंडल में जवाहर दिवस भी बनाया गया था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो स्वस्थ हो जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं, इसलिए हम जैसलमेर रियासत में जवाहर दिवस बनाते हैं। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, जवाहर दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है। जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है। तो जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस बनाया गया था क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे, थोड़े से इनके स्वास्थ्य की कामना हेतु ये बनाया गया था। तो जैसलमेर से संबंधित थोड़ा सा अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है। रख लोगे ध्यान में, ठीक है सर। सागरमल गोपा की हम बात कर ही रहे थे, जिन्होंने लोगों में सबसे पहले जागृति लाने का काम किया था। तो सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह नाम के एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने 1932 में जैसलमेर के अंदर युवाओं को जोड़ने के लिए नवयुवक मंडल की स्थापना की थी।
जिसके कारण रघुनाथ सिंह को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यानी कि रघुनाथ सिंह नाम के व्यक्ति थे जैसलमेर में, नवयुवक मंडल की स्थापना की ताकि जो भी नए नए युवा हैं वो हमसे जुड़ेंगे और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेंगे। तो रघुनाथ सिंह को पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। तो रघुनाथ सिंह के ऊपर पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने, जिसका नाम था रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आप किस प्रकार से क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल में डाल सकते हो क्या? ये तो क्या है, सरेआम जैसलमेर में गुंडा राज है। ठीक है, तो आजादी के दीवाने हैं, जैसलमेर में गुंडा राज है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा है। ओके सर। बाद में 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये आपके सामने फोटो में मीठालाल व्यास। ये अपने को ध्यान रखना है कि जोधपुर प्रजामंडल, सॉरी, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। जैसे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, उसी प्रकार से जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में होती है। और किसके द्वारा की जाती है? मीठालाल व्यास के द्वारा की जाती है। रख लोगे ध्यान में? हाँ सर, रख लेंगे ध्यान में। ओके चलो भी। अगला जो प्रजामंडल है उसका नाम है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा। ये देख लो, थोड़ी सी मेरे को साफ फोटो नहीं मिली, बहुत पुरानी फोटो है ये। तो ये पंडित हरिनारायण शर्मा की फोटो है, हालांकि आपको साफ नहीं दिखेगा इसके अंदर। तो ये पंडित जी हरिनारायण जी शर्मा है, इन्होंने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जैसे हमने पढ़ा था कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, उसी तरह जयपुर के पास में अलवर भी है, तो अलवर ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। पंडित हरिनारायण शर्मा ने जनजातियों के लिए संघ बनाया था जिसका नाम था आदिवासी संघ। सफाई कर्मचारियों के लिए संघ बनाया, उसका नाम रखा वाल्मीकि संघ। और छुआछूत जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इन्होंने एक संघ बनाया था, उसका नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ। तो ये अपने को ध्यान रखना है भाई। तो अलवर में जन जागृति पंडित हरिनारायण शर्मा लेकर आए थे। लोगों को जागरूक करने का काम किसने किया था अलवर में? पंडित हरिनारायण शर्मा ने। इन्होंने अस्पृश्यता संघ, अस्पृश्यता संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा भी गया है। यानी कि अस्पृश्यता संघ है, वाल्मीकि संघ है, ठीक है, आदिवासी संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी। ओके, तो वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की उन्होंने स्थापना की थी। हरिनारायण शर्मा को अलवर के शासक जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अलवर के शासक जय सिंह जी है, ये आपके सामने फोटो दिख रही है, अलवर के शासक जय सिंह जी। इन्होंने अलवर के शासक जय सिंह जी ने पंडित हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया। यार तू तो बहुत अच्छा काम करता है क्या, इसलिए तू मेरा क्या बन जा, सलाहकार बन जा क्या, ठीक है, मुझे सलाह देने वाला बन जा। तो ये भी अपने को थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने मिलकर अलवर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। ठीक है सर। जून 1941 में राजगढ़ के अंदर, राजगढ़ अलवर में है, एक राजगढ़ चूरू के अंदर भी है, एक राजगढ़ अलवर के अंदर भी है। तो जून 1941 में राजगढ़ के अंदर अलवर प्रजामंडल का एक सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन का नाम रखा गया जागीर माफी प्रजा सम्मेलन। एक सभा हो रही थी जिसका नाम रखा गया था जागीर माफी प्रजा सम्मेलन। और इसका उद्घाटन किया गया सत्यदेव विद्यालंकर के द्वारा। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया कि किसान को खुद की भूमि रखने और उसको गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो। सर समझे नहीं? जून 1941 की बात है, अलवर में एक स्थान है राजगढ़, वहां पर प्रजामंडल का एक सम्मेलन हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, उसका नाम रखा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन। ये आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन सत्यदेव विद्यालकर के द्वारा किया गया था। ओके सर। इसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि किसान को अपनी भूमि रखने व गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो। पहले क्या होता था कि किसान को भूमि रखने का कोई अधिकार नहीं था। जैसे मान लो कि आज आपके पास में जमीन है और आपको पैसे चाहिए, तो आप अपनी जमीन को गिरवी रखकर बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हो, पैसे ले सकते हो। लेकिन पहले किसानों को ऐसा कोई अधिकार नहीं था। सारे के सारे जो जमीनों के कागजात होते थे वो जागीरदार के पास में होते थे। किसान केवल खेती कर सकता था, उसको भूमि रखने और भूमि को गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं था। जैसे आज आपकी जमीन है तो उसके सारे कागजात आपके पास में हैं, ठीक है। तो इन्होंने सम्मेलन में यह बात रखी थी कि किसान को खुद की भूमि रखने का अधिकार प्राप्त हो। बस थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश सरकार ने अलवर के शासक जयसिंह को गद्दी से उतार दिया था। क्यों उतार दिया था? क्योंकि जो अलवर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले हैं पंडित हरिनारायण जी शर्मा, इन पंडित हरिनारायण शर्मा को सलाहकार नियुक्त कर लिया जयसिंह जी ने। यार तू तो बहुत अच्छा काम करता, तू मेरा सलाहकार रह गए। अंग्रेजों ने कहा अच्छा,
जो यानी कि हमारे खिलाफ विरोध करते हैं, कहते हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करो, उन लोगों को आप खुद का सलाहकार नियुक्त कर रहे हो गए। मतलब आप तो प्रजा के साथ में जाकर मिल गए। तो ब्रिटिश सरकार ने अलवर शासक जय सिंह को गद्दी से उतार दिया और एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। एक जागीरदार का बेटा था। इसके विरोध में भी जनता ने सभा आयोजित की। आप इस प्रकार से कैसे राजा को गद्दी से उतार सकते हो? तो क्या क्या अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेजों ने कहा यार अलवर का शासक जय सिंह है, वो यानी कि हरिनारायण जी शर्मा को खुद का सलाहकार बनाता है। जैसे मैं कहता हूं भाई तू मेरा सलाहकार बन जा, मुझे सलाह देते रहना कैसे कैसे काम करना है क्या मुझे। तो ये पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। इन्हीं को आप खुद का सलाहकार बनाते हो। आपका विरोध यही करते हैं और आप इनको क्या बना रहे हो? सलाहकार बना रहे हो। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा हम अलवर के शासक जय सिंह को गद्दी से उतार रहे हैं। तो अगला राजा किसे बनाओगे? अगला राजा हम एक जागीरदार को बना देंगे भी। जागीरदार के बेटे तेज सिंह को गद्दी के ऊपर बिठा दिया गया। इसके विरोध में भी जनता ने सभा आयोजित की थी। आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। जनता ने इसका विरोध किया था। बस अपने को केवल यही ध्यान रखना है। अगला प्रजामंडल उसका नाम है भरतपुर प्रजामंडल। तो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां थी और इसके विरोध में भी 1928 के अंदर भरतपुर राज्य प्रजासंघ की स्थापना की गई थी। धीरे धीरे हर जगह प्रजासंघ की स्थापना हो ही रही है। तो भरतपुर राज्य प्रजासंघ की स्थापना की गई थी 1928 में। ये क्यों की जा रही है? क्योंकि अंग्रेजों की वास्तव में दमनकारी नीति थी। अंग्रेजों का मकसद एक ही था कि जो भी हमारे खिलाफ विरोध करे उसका दमन कर दो, उसको दबा दो। और आदमी को जितना दबाया जाएगा ना, वो उतना ही उसके विरुद्ध में खड़ा होगा। तो कोई ना कोई संघ की स्थापना करेगा, कोई ना कोई सम्मेलन बुलाएगा। फिर तो 1928 में भरतपुर के अंदर भी भरतपुर राज्य प्रजासंघ की स्थापना कर दी गई थी। फिर है 4 मार्च 1938 का दिन। इस दिन किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होगी। कहां पर हुई? रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? रेवाड़ी के अंदर हुई थी, हरियाणा में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में होती है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है। उसी प्रकार से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी रेवाड़ी में होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि भरतपुर से बाहर हो रही है। तो 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी हरियाणा में किशनलाल जोशी के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई भाई। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? गोपीलाल जी यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? ठाकुर देशराज जी हैं, रेवती शरण शर्मा है, ये इसके उपाध्यक्ष बने थे। तो भाई पैसे का कार्यभार कौन संभालेगा? मतलब कोषाध्यक्ष कौन होगा? वो होंगे मास्टर अतिंद्र नाथ। मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि ये जो नेता है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन नहीं है? जैसे मान लो क्या गोपीलाल यादव दे देगा, ठाकुर देशराज दे देगा, रेवती शरण शर्मा दे देगा, किशनलाल जोशी दे देगा, कोई अलग दे देगा। मतलब ये जो आदमी है ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। जितने भी नाम आते हैं ना, बस यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोषाध्यक्ष कौन है? मास्टर अतिंद्र नाथ है। पैसे का कार्यभार मैं संभाल लूंगा क्या। ठीक है। 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच में समझौता हो जाता है और बाद में प्रजा परिषद नाम से इसका पंजीकरण कर दिया जाता है। ठीक है। तो 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौते के बाद इसका प्रजा परिषद नाम से पंजीकरण किया गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया गया। तो अपना भरतपुर प्रजामंडल था, इसका 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच में समझौता हुआ। राज्य सरकार ने कहा कि इस प्रकार से हमारा विरोध मत करो क्या तुम, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां हम तो क्या कर सकते हैं, हमें तो उनके साथ में चलना पड़ता है क्या। तो 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच में समझौता हुआ और बाद में भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल के प्रजा परिषद कर दिया गया। बाद में इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। पंजीकरण का मतलब है कि इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। थोड़ा सा ध्यान रखना है बाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रजा परिषद नाम से पंजीकरण किया गया था। ओके भी। भरतपुर राज्य ने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण सुशीला त्रिपाठी, ये लक्ष्मण त्रिपाठी की पत्नी है, इसको जेल में भी डाल दिया था। हालांकि भरतपुर के कार्यकर्ता पहले से मांग उठा रहे थे कि हमारे भरतपुर प्रजामंडल का पंजीयन करो, क्या पंजीकरण करो, हमारे भरतपुर प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन करो, इसको अनुमति दो। तो पहले से मांग उठा रहे थे। तो एक महिला थी सुशीला त्रिपाठी, तो लक्ष्मण त्रिपाठी की पत्नी थी, इनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दिलाना कि सुशीला त्रिपाठी है वो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इन्होंने मांग की थी कि हमारा भरतपुर प्रजामंडल है, इसका आप रजिस्ट्रेशन करो, पंजीकरण करोगे। इस मांग के कारण इनको जेल में डाले दिया गया था। ओके भाई। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर ये देखो, मतलब समझौता हो जाता है,
1940 में राज्य सरकार और प्रजा मंडल के बीच में समझौता हो जाता है और सरकार प्रजा परिषद के नाम से इसका पंजीकरण कर देती है। हालांकि पहले भी कार्यकर्ताओं ने ऐसी कोशिश की थी कि इसका पंजीकरण करो, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी, सरकार ने जेल में डाल दिया। लेकिन पता था भरतपुर के राजा को कब तक विरोध इनका दबा सकते हैं क्या। और जनता ने कहा कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करो, जनता के अधिकार दो क्या। तो भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने कहा ठीक है, हम आपको सारे के सारे अधिकार दे रहे हैं क्या, आज से भरतपुर में हम उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे क्या। तो जनता की मांग स्वीकार कर ली। अब अंग्रेजों ने भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए कहा और बालक ब्रिजेंद्र सिंह को गद्दी के ऊपर बिठा दिया गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को गद्दी से हटा दिया गया था। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को गद्दी से हटा दिया गया था और उनके स्थान पर छोटे बालक ब्रिजेंद्र सिंह को गद्दी के ऊपर बिठा दिया गया था। ओके, ठीक है सर। अंतिम प्रजामंडल है उसका नाम है धौलपुर प्रजामंडल। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बातें हैं ये, इसमें ज्यादा इतना वो समझाने वाला नहीं है। क्या तुम सोचो सर और भी बढ़िया एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि नॉर्मल सी घटनाएं हैं, बात स्वीकार कर ली थी, कभी विरोध को दबा दिया था। हालांकि इसमें ज्यादातर जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, कौन कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं, प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी, ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ओके, अंतिम अपना प्रजामंडल है जिसका नाम है धौलपुर प्रजामंडल। तो 1910 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने धौलपुर में लोगों के अंदर जन जागृति लाने के लिए आचार सुधारणी सभा की स्थापना की थी और इन्होंने बाद में 1911 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना है अपने को। धौलपुर प्रजामंडल के अंदर 1910 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने धौलपुर में जन जागृति मतलब लोगों के अंदर जागृति लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आचार सुधारणी सभा की स्थापना की थी और 1911 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल अध्यक्ष बनते हैं। कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद, जोहरीलाल इंदू ने प्रजामंडल की स्थापना कर दी। ये सारे के सारे व्यक्ति मिलकर 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कर देते हैं। कौन कौन सर? कृष्णदत्त पालीवाल तो खुद बन जाते हैं अध्यक्ष, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद, जोहरीलाल इंदू, इन्होंने मिलकर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। फिर 1934 में जन जागृति हेतु, लोगों के अंदर जागृति लाने के लिए ज्वाला प्रसाद और जोहरीलाल ने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने फिर 1934 में एक सभा की स्थापना कर दी थी जिसका नाम था नागरिक प्रचारणी सभा। तो 1934 में दोबारा से लोगों में जागृति लाने के लिए ज्वाला प्रसाद और जोहरीलाल दोनों मिलकर नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना करते हैं। ये जो सभा आपको ध्यान रखनी है, आचार सुधारणी सभा धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, 1910 में इसकी स्थापना की जाती है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में की जाती है, धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अब थोड़ी सी आजादी से पहले की बात है, अप्रैल 1947 की बात है। अगस्त में हम आजाद हो गए थे। तो अप्रैल 1947 में धौलपुर के अंदर एक कांड होता है जिसका नाम है तासीमो कांड। धौलपुर के अंदर एक गांव है तासीमो गांव है, यहां पर प्रजामंडल की एक सभा हो रही थी। तभी अंग्रेजों ने गोलियां चला दी जिसमें दो कार्यकर्ता ठाकुर छत्तर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह घायल हो गए थे। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तासीमो कांड के नाम से जाना जाता है और बाद में दोनों की मृत्यु हो गई थी। यह था तासीमो गांव। ओके, ठीक है। तासीमो कांड अप्रैल 1947 में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तासीमो कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? तासीमो कांड कब हुआ था? अप्रैल 1947 में। तो तासीमो गांव है धौलपुर में, प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान अंग्रेजों की गोलियों से ठाकुर छत्तर सिंह व पंचम सिंह झंडा फहराते हुए शहीद हो गए थे। यहां पर सभा कर रहे थे, सम्मेलन कर रहे थे, तो धौलपुर के दो सपूतों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो ये एक प्रकार से शहीद स्मारक बना उस गांव के अंदर। यहां पर सम्मेलन कर रहे थे, झंडा फहरा रहे थे, अंग्रेजों ने गोलियां चला दी जिसमें दोनों के प्राण न्यौछावर हो गए थे। ठीक है, मतलब झंडा फहराते हुए दोनों के दोनों शहीद हो गए थे भाई। ओके, अब फिर लास्ट में मैंने इस प्रकार से प्रजामंडल आंदोलन के नेता एक ही सारणी में दे रखे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ओके, अगर आपके पास में किताब है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता एक ही सारणी में, जैसे आप एक बार देख लेना भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। हालांकि अपने ने सारे के सारे पढ़ा दिए हैं, फिर भी यहाँ व्यक्तियों से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा पूछ लेता है, जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित कौन सा नेता है, कौन सा नहीं है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, कौन सा व्यक्ति धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है।
ठीक है, तो ये मैंने एक प्रकार से सारणी दे दी, प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता एक ही सारणी के अंदर दे दिए। जैसे इधर मैंने प्रजामंडल लिख दिया, जैसलमेर प्रजामंडल है, यहाँ पर इसका अध्यक्ष कौन था, मीठालाल जी व्यास था, जोधपुर में स्थापना करते हैं। प्रमुख गठनकर्ता और कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मीठालाल जी व्यास और सागरमले गोपा है। इधर बात आ जाएगा बीकानेर प्रजामंडल की, यहाँ पर अध्यक्ष था बीकानेर प्रजामंडल का मग्गाराम जी वेद। इसके अंदर प्रमुख गठनकर्ता में मग्गाराम जी वेद हैं, लक्ष्मी देवी आचार्य हैं, लक्ष्मणदास स्वामी हैं, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, भिक्षालाल बोरा, ये सारे के सारे अपन पढ़ चुके हैं, जैसलमेर प्रजामंडल में पढ़ चुके हैं, बीकानेर प्रजामंडल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना है। ओके, किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जमाल शाह। जैसे मान लो कि किशनगढ़ प्रजामंडल नहीं पढ़ा पढ़ने, तो ये छोटे मोटे प्रजामंडल उनको अपन सारणी के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो इतना ही ध्यान रखना, किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष था जमाल शाह और इसके प्रमुख गठनकर्ता में कांतिलाल जी चौथानी है भी। मेवाड़ के जो अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, इसमें गठनकर्ता में माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बेया और भवानी शंकर वेद। डूंगरपुर प्रजामंडल में भोगीलाल जी पांडे अध्यक्ष थे, शिवलाल कोटड़िया, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर आचार्य इसके प्रमुख गठनकर्ता थे। बांसवाड़ा में विनोद चंद्र कोठारी इसके अध्यक्ष थे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी प्रमुख गठनकर्ता थे। तो यहां से सवाल आता, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, हाड़ौती है। हाड़ौती प्रजामंडल का अध्यक्ष हाजी फैज मोहम्मद और प्रमुख गठनकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, ओके सर। कोटा पंडित नैनूराम शर्मा ने अध्यक्षता की थी और प्रमुख गठनकर्ता पंडित हबीनरी और तनसुखलाल मित्तल। ये सारी की सारी बातें हमने पढ़ ली कोटा प्रजामंडल में। बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे कांतिलाल जी जैन और प्रमुख गठनकर्ता में ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद सागर। झालावाड़ के जो अध्यक्ष थे मांगीलाल जी भव्य और प्रमुख गठनकर्ता में कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आला, मतलब इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जयपुर प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे कपूरचंद जी पाटनी थे और प्रमुख गठनकर्ता में कौन है, जमनालाल जी बजाज हैं। और जयपुर का दोबारा से पुनर्गठन होता है तब अध्यक्ष कौन बढ़ते हैं, चिरंजीव लाल जी मिश्र और इसमें प्रमुख व्यक्तित्व जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ और प्रमुख व्यक्तित्व कौन है, जयनारायण जी व्यास है, आनंद राज सुराणा है, मथुरदास माथुर और छगन राज चौपासनी वाला है। ओके सर, अलवर का हमने पढ़ लिया है, भरतपुर का पढ़ लिया है, धौलपुर का पढ़ लिया है। करौली बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ध्यान रखना, करौली प्रजामंडल के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। करौली प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था, त्रिलोक चंद माथुर, बस यही क्वेश्चन पूछते हैं, हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। करौली प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, त्रिलोक चंद माथुर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चिरंजीव लाल जी शर्मा, कुंवर मदन सिंह भी इसके प्रमुख सहयोगी थे। फिर सापुरा का बेसिंग डागी है, कृष्ण का भंवरलाल निगम है और सूर्य का गोकुल जी भट्ट है। ओके, ये एक सारणी में दे रखे हैं तो आप इनको थोड़ा बहुत पढ़ लेना भाई। इसी के साथ में अपना जो प्रजामंडल है वो हो जाता है कंप्लीट। तो कल अपन नई क्लास लेकर आएंगे जिसके अंदर जो अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, उनको अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।